चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा मगर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को अच्छी तालीम दिलाई। दोनों बेटे एंट्रेंस पास करके एक रेलवे में और दूसरा डाकखाने में बाबू हो गया। चौधरी साहब अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके अक्सर कहा करते थे, वो भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास करके डिप्टी कलेक्टर बन जाते थे और आजकल की पढ़ाई, एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर भी लड़के 30-40 रुपए से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने की तमन्ना लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी थीं। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 बेटियां बख्शीं। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली कहता था। नाम बड़ा था मगर जगह तंग ही थी। दारोगा साहब के जमाने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वो मूढ़े पर बैठकर नैचा गुड़गुड़ाया करते थे। जगह की तंगी बढ़ी तो बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक ना रही, लेकिन घर की इज्जत का ख्याल बाकी था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, अच्छी किस्म का होता था। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते थे, लेकिन भीतर का सारा इंतजाम अलग अलग था। अब सवाल यह था कि ड्योढ़ी का पर्दा कौन लाए। इस समस्या का हल बड़े दिलचस्प ढंग से निकाला गया। दारोगा साहब के जमाने की पलंगों पर बिछने वाली रंग बिरंगी दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगीं। समय बीतता गया, तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे और आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़कर दूसरी जगहें तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास करके डाकखाने में 20 रुपए महीने की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास करके अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों जमाना बदलता गया, तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती गईं। तीसरे बेटे बहुत होनहार निकले, वजीफा मिला और जैसे तैसे मिडिल पास करके स्कूल में मुदर्रिस हो गए, फिर देहात चले गए। चौथा लड़का पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना पढ़ सका। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च का बोझ बन जाती है। हर महीने फीस, किताबें, कॉपियां, नक्शे और रुपयों की मांग। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी भर गई। रोजगार के लिए उन्होंने एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम कम थी तो क्या, सफेद पोश खानदान की इज्जत तो थी, मजदूरी या हाथ का काम उनके बस की बात नहीं थी। वो चौकी पर बैठते, कलम दवात संभालते और हिसाब किताब लिखा करते। 12 रुपए महीना ज्यादा नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को सितवा की कच्ची बस्ती में एक मकान लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपए महीना था। आसपास गरीब लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच कमेटी का एक नल लगा था। उससे टपकता पानी काली धार बनाकर बहता रहता। किनारों पर घास उगाई थी। नाली के ऊपर मक्खियों और मच्छरों के झुंड मंडराते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जहां से धुएं और उबलते कपड़ों की तेज गंध आती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूर और कुली रहते थे। इस पूरी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफेद पोश आदमी थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटकता था। मोहल्ले के लोग उन्हें चौधरी जी या मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को किसी ने गली में नहीं देखा था। लड़कियां 4-5 बरस की उम्र तक कभी कभार बाहर निकलती, लेकिन फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा जाता। चौधरी पीर बख्श खुद ही सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भरकर लाते। समय बीतता गया, 15 बरस गुजर गए और चौधरी की तनख्वाह 12 रुपए से बढ़कर 18 रुपए हो गई। खुदा की बरकत हमेशा रुपयों में नहीं होती,
कई बार औलाद की शक्ल में भी होती है। इन 15 बरसों में चौधरी पीर बख्श के 5 बच्चे हुए। पहले 3 बेटियां और फिर 2 बेटे। दूसरी लड़की होने वाली थी तो उनकी वालिदा मदद के लिए आ गईं। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरे भाइयों ने वालिदा की जिम्मेदारी नहीं उठाई, इसलिए वो छोटे बेटे पीर बख्श के साथ ही रहने लगीं। जहां घर बार होता है वहां मुसीबतें भी होती हैं। कभी बच्चा बीमार तो कभी जच्चा, कभी दवा की जरूरत तो कभी खाने पीने की। ऐसे में कर्ज लेना मजबूरी बन जाता है और ब्याज मिलाकर 16 आने चुकाने पड़ते। फिर वो चीज शायद ही कभी घर वापस आती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की बहुत इज्जत थी और उस इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर चाहे जो हालत हो, पर्दा सलामत रहना चाहिए। बच्चे खींच दें या हवा फाड़ दे तो औरतें पर्दे की ओट से ही सुई धागा लेकर उसे फिर सी देतीं। लेकिन दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ धीरे धीरे गल गए। बार बार कसने से पेच टूट गए, सुराख ढीले पड़ गए। चौधरी कई बार मकान मालिक सुरजू पांडे से कह आए, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, 2 रुपए किराया देते हो, वो भी 6-6 महीने बकाया। लकड़ी का भाव जानते हो, ना पसंद हो तो मकान छोड़ दो। आखिर एक दिन किवाड़ पूरी तरह गिर गए। रात को चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिकाकर रखते और सारी रात रड़ते रहते कि कहीं कोई चोर अंदर न घुस जाए। हालांकि घर में ऐसा कुछ नहीं था जो चोर ले जा सके, न कोई अच्छा बर्तन, न कोई कीमती कपड़ा। लेकिन चोर का डर सिर्फ सामान का नहीं होता, आबरू का भी होता है। और अब किवाड़ न होने पर घर की आबरू का रखवाला सिर्फ एक चीज थी, पर्दा। और एक रात आंधी में वो पर्दा भी इतना फट गया कि दोबारा लटकाने लायक न रहा। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी दरी दरवाजे पर लटका दी गई। मोहल्ले वालों ने देखा तो सलाह देने लगे, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी क्यों खराब करते हो? बाजार से टाट का टुकड़ा ले आओ। चौधरी टाट का भाव पहले ही कई बार पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में नहीं मिलता था। उन्होंने हंसकर कहा, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारी हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। लेकिन ये हंसी दिल की हंसी नहीं थी। कपड़े की महंगाई के उस जमाने में घर की 5 औरतों के कपड़े इतने जीर्ण हो चुके थे कि जैसे पेड़ की छाल धीरे धीरे झड़ती है, वैसे ही कपड़ा शरीर से अलग होता जाता था। चौधरी की आमदनी बस इतनी थी कि किसी तरह एक वक्त का खाना जुट सके। आटा खरीद लेने के बाद कपड़े के लिए कुछ बचता ही नहीं था। खुद चौधरी का पायजामा इतने पैबंद देख चुका था कि अब पैबंद भी उसका साथ छोड़ने लगे थे। एक नया कुर्ता पायजामा बहुत जरूरी हो गया था, लेकिन मजबूरी जरूरत से बड़ी थी। अब घर में गिरवी रखने लायक भी कुछ नहीं बचा था। ऐसे में गरीब आदमी का आखिरी सहारा होता है सूदखोर, और इस मोहल्ले में वो सहारा था पंजाबी खान। बब्बर अली खान 10 महीने पहले जब गोद के बेटे बरकत का जन्म हुआ था, चौधरी को रुपयों की जरूरत पड़ गई थी। बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से मदद न मिली। आखिर मजबूर होकर उन्हें बब्बर अली खान से 4 रुपए उधार लेने पड़े। बब्बर अली खान का उस कच्ची बस्ती में अच्छा खासा कारोबार चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और रमजानी धोबी तक उससे कर्ज लेते रहते थे। कई बार चौधरी पीर बख्श ने खान को अपने डंडे से ऋणी के दरवाजे पीटते देखा था। किस्त न मिलने पर वो आग बबूला हो जाता, गालियां देता, धमकियां देता। कभी कभी चौधरी को बीच बचाव भी करना पड़ता। उनकी नजर में बब्बर अली खान किसी शैतान से कम न था। लेकिन जब आदमी मजबूर हो जाए तो उसी दरवाजे पर जाना पड़ता है जिससे वो नफरत करता हो। 4 रुपए का कर्ज लिया गया। 4 आने प्रति रुपया महीने का सूद मुसलमान भाई समझकर बब्बर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त बांध दी। 8 महीने में कर्ज चुक जाना था, लेकिन खान की किस्त न दे पाने की कल्पना से ही चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते। अगर वो उनके दरवाजे पर आकर फजीहत कर दे तो क्या होगा?
यही सोचकर उन्होंने 7 महीने तक कठिन से कठिन हालात में भी किस्त दी, कभी पेट काटकर, कभी जरूरत टालकर। लेकिन सावन आया और बरसात नहीं आई। अनाज महंगा हो गया, बाजरा रुपए का 3 सेर मिलने लगा। अब किस्त देना नामुमकिन हो गया। 7 तारीख की शाम बब्बर अली खान खुद आ पहुंचा। चौधरी ने उसकी दाढ़ी छूकर अल्लाह की कसम खाई, 1 महीने की मोहलत मांगी और वादा किया कि अगले महीने 1 की जगह ₹1.25 देंगे। किसी तरह उस दिन खान मान गया और चला गया। भादों का महीना आया और हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। बच्चों की मां दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जो कुछ खाती पेट में ठहरता नहीं था। उसे गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया, लेकिन गेहूं रुपए का 2.5 सेर मिलता था। बीमार का जी भी कभी प्याज, कभी धनिये, कभी सौंफ, अजवाइन या काले नमक के लिए मचल उठता। लेकिन घर में पैसे कहाँ थे? उधर चौधरी को महंगाई भत्ते के 2 रुपए मिले, लेकिन पेशगी के हिसाब किताब के बाद तनख्वाह के दिन सिर्फ 4 रुपए हाथ आए। पिछले हफ्ते बच्चे लगभग फाके पर थे। कभी 2 पैसे की चौलाई, कभी उबला हुआ बाजरा, उसी से सबका गुजारा होता। 4 रुपयों में से ₹1.25 निकालकर खान को दे देना चौधरी के बस की बात नहीं थी। मिल से लौटते समय वो सीधे घर नहीं गए, मंडी की तरफ निकल गए। 2 घंटे यूं ही इधर उधर भटकते रहे। जब लगा कि खान लौट गया होगा, तब अनाज की एक छोटी गठरी लेकर घर पहुंचे। दिल में डर था, लेकिन आंखों के सामने 4 भूखे बच्चे, बीमार बीवी, गोद का बच्चा और बूढ़ी मां की सूरतें घूम रही थीं। वो बार बार बुदबुदाते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम खान खाली हाथ लौट गया, लेकिन 8 तारीख की सुबह वो फिर आ पहुंचा, और इस बार बहुत तड़के। इतना तड़के कि चौधरी के मिल जाने से पहले ही दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में अपना हंडा और चेहरे पर गुस्सा। रात भर चौधरी सोचते रहे थे कि खान को क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहानी तैयार कर ली थी। मिल के मालिक लाला जी 4 दिन के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को तनख्वाह नहीं मिली। जैसे ही तनख्वाह मिलेगी ₹1.25 हाजिर कर दूंगा। लेकिन इतनी सफाई देने पर भी खान का गुस्सा कम न हुआ। वो देर तक गुर्राता रहा। अम वतन छोड़ के परदेस में पड़ा है। ऐसे रुपया छोड़ने के वास्ते अम यहां नहीं आया। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो अम तुम्हारा। वो धमकी देकर चला गया। 4 दिन बीत गए, 5वां दिन भी आ गया, लेकिन रुपया कहां से आता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठा दिन इतवार का था। मिल बंद थी, लेकिन चौधरी सुबह ही घर से निकल गए। खान के डर से पूरा दिन जान पहचान वालों के यहां भटकते रहे। बातों बातों में किसी से कहते, भाई 20 आने हो तो 2-1 दिन के लिए दे दो, जरा जरूरत आ पड़ी है। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, मियां पैसे कहां हैं आजकल? हाथ में आने से पहले ही उधार में चले जाते हैं। दोपहर ढल गई। चौधरी ने सोचा अब तक खान लौट गया होगा और घर की ओर चल पड़े। लेकिन घर पहुंचते ही जो बात सुनी, उससे उनका दिल बैठ गया। खान आया था और पूरे 1 घंटे तक दरवाजे पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गालियां देता रेठा। पर्दे की ओट से बड़ी बीबी बार बार खुदा की कसम खाकर कहती रहीं, चौधरी घर पर नहीं है, रुपए का इंतजाम करने गए हैं। लेकिन खान को यकीन नहीं आया। वो गरज कर कहता, नई बदजात भीतर छिपा है, हम 4 घंटा बाद फिर आएगा, रुपया लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या आराम का है? ये सुनकर चौधरी का दिल कांप उठा। 4 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि बाहर से खान की आवाज फिर गूंजी, चौधरी। बस ये आवाज सुनते ही चौधरी के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। हाथ पांव सुन्न पड़ गए, गला सूख गया,
दिल की धड़कन तेज हो गई। खान ने फिर दरी को डंडे से ठेला और जोर से पुकारा, चौधरी। अब चौधरी के लिए अंदर छिपे रहना मुमकिन नहीं था। वो उठे और लड़खड़ाते हुए बाहर आ गए। खान का चेहरा गुस्से से लाल था। वो चीखा, पैसा नहीं देने का वास्ते चिपता है, हमको बेवकूफ बनाता है। और फिर एक के बाद एक ऐसी गालियां दी जिनमें चौधरी के पुरखे और पीर तक न बख्शे गए। इतना बड़ा अपमान शायद चौधरी ने जिंदगी में कभी नहीं सहा था। लेकिन खानदानी गैरत भड़कने के बजाय उनकी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वो झुक गए, खान के घुटने छू लिए और रोती हुई आवाज में अपनी मजबूरी बताने लगे, माफी मांगने लगे, रहम की भीख मांगने लगे। लेकिन खान का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसकी आवाज और ऊंची होती जा रही थी। डंडा फटकारते हुए वो चिल्लाया, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों था? तनख्वाह किधर जाता है? अरामी, हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। उसके ऊंचे स्वर सुनकर पड़ोस के मोची, मजदूर और राह चलते लोग दरवाजे के सामने इकट्ठे होने लगे। कुछ ही देर में एक भीड़ जमा हो गई। चौधरी पीर बख्श के लिए ये मौत से भी ज्यादा भयावह था। जिस इज्जत को उन्होंने बरसों संभाल कर रखा था, वो आज लोगों के सामने नीलाम हो रही थी। खान चीख चीख कर कह रहा था, पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफजादा कैसे बनता? हमको बीबी का गहना दे, बर्तन दे, कुछ तो दे, हम ऐसे नहीं जाएगा। चौधरी ने दोनों हाथ उठा दिए, आंखों में आंसू भराए। उन्होंने कसम खाकर कहा, खुदा गवाह है, घर में एक पैसा नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई कपड़ा नहीं। अगर यकीन न हो तो मेरी खाल उतार लो और बेच दो। लेकिन इस लाचारी ने भी खान का दिल न पिघलाया। वो और भड़क उठा, हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा? तुम्हारा खाल क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। फिर उसने डंडे से दरवाजे पर लटके दरी के पर्दे की ओर इशारा किया और गुर्राया, तुम्हारा खाल से तो ये दरी अच्छा है। अगले ही पल उसने झपट कर दरी का पर्दा पकड़ लिया। अगले ही पल खान ने ड्योढ़ी पर लटका हुआ दरी का पर्दा जोर से झटक लिया। बस यहीं सब कुछ खत्म हो गया। ड्योढ़ी से पर्दा हटते ही जैसे चौधरी पीर बख्श की जिंदगी की आखिरी डोर टूट गई। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े, बेहोश, बिल्कुल बेहोश। लेकिन जो दृश्य उनकी आंखें नहीं देख सकीं, उसे वहां खड़ी भीड़ ने देखा। घर की औरतें और लड़कियां पर्दे के पीछे डर से सिमटी खड़ी थीं। अभी कुछ क्षण पहले तक वो पर्दा उनकी आबरू का रखवाला था, उनकी ढाल था, उनका वस्त्र था, और अब वो अचानक हट गया था। घबराकर सब औरतें आंगन के बीचों बीच एक दूसरे से चिपक गईं, जैसे उनके शरीर से कपड़े खींच लिए गए हों। सच तो ये था कि वो पर्दा ही उनका आखिरी वस्त्र था। उनके तन पर बचे हुए फटे पुराने चीथड़े शरीर का 1/3 हिस्सा भी नहीं ढक पा रहे थे। भीड़ ने एक पल के लिए वो दृश्य देखा और फिर शर्म से नजरें झुका लीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उधर देखने की। ये गरीबी नहीं थी, ये नंगी, निर्मम, बेबस मानव त्रासदी थी। उस एक क्षण ने बबर अली खान को भी हिला दिया। उसकी कठोरता पिघल गई, उसके चेहरे पर ग्लानि उतर आई। उसने थूक निगला, फिर झेप कर वही पर्दा उठाया और आंगन के भीतर वापस फेंक दिया। उसके मुंह से निकला, ला हौल वला कुव्वत। फिर वो मुड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। भीड़ भी धीरे धीरे छट गई। सबके सिर झुके हुए थे, किसी की आंख से नहीं मिल रही थी। कुछ देर बाद चौधरी पीर बख्श को होश आया। उन्होंने आंखें खोली, सामने वही पर्दा पड़ा था, लेकिन अब उसे उठाकर फिर से लटका देने की ताकत उनमें नहीं बची थी। शायद अब उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जिस भावना के सहारे वो पर्दा इतने वर्षों तक टंगा रहा, वो भावना मर चुकी थी।
आप सुन रहे थे यशपाल की कालजयी कहानी पर्दा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। ऐसी ही कालजयी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।